सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद काका अब्बासी साहब, सियासत का अगर मैं कोई बड़ा नाम है तो आप अग्री करेंगे, एक मंझे हुए सियासतदान है, बड़े मैच्योर ज़िरक सियासतदान है, आप सेकंड करेंगे मेरी बात को। अच्छा, मैं बज़ाते खुद ही समझती हूँ कि जो सियासी वफ़ाएँ हैं उनका जब जब जिक्र होगा तो शाहिद काका अब्बासी साहब का नाम सर फ़हरिस्त होगा, और भी बहुत से नाम हैं इनके जैसे जिनमें इनका नाम तो मेरे ख्याल से बड़ा प्रोमिनेंट होगा। अच्छा, इन्होंने 1988 में 1988 में सियासी सफ़र का करियर का आगाज़ किया, इसके लिए नवाज शरीफ साहब के साथ चलने का फ़ैसला किया। फिर दुनिया ने देखा कि मुश्किल से मुश्किल जो वक्त था उसमें जब दूसरे साथ छोड़ गए तो अब्बासी साहब ने अपने कायद के साथ खड़े रहकर एग्जाम्पल सेट की कि वो वफादार हैं। अच्छा, फिर 1999 में आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल कर जेल के कैदी बना दिए गए थे तो उस वक्त भी शाहिद काका अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में बंद थे। बताया जाता था कि जी शाहिद काका अब्बासी साहब को उस दौरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का भी कहा गया और कुछ हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ साहब जिनका साथ दिया शाहिद काका अब्बासी साहब ने, नवाज शरीफ साहब शाहिद काका अब्बासी साहब को जेल की काल कोठरी में छोड़कर खुद जद्दा चले गए। पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई तो शाहिद काका अब्बासी साहब ने कांटों की सेज कहलाने वाला वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करते हुए पार्टी को सांस लेने का मौका फराहम किया, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया ऐसे कह लें। और पीछे दौर में भी अब्बासी साहब पर आपको याद होगा LNG जो करप्शन का केस बनाया गया था, पार्टी छोड़ने के लिए दबाव भी डाला गया, लेकिन वो चट्टान की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। लेकिन जब पार्टी के अहम ओहदों की बारी आई तो वफ़ा नहीं, माज़रत के साथ कहूँगी, अफसोस के साथ कहूँगी, दुख के साथ कहूँगी, कहीं बल्कि मरूसियत तरजीह ठहरी और पार्टी को 35 साल देने वाले शाहिद काका अब्बासी साहब को मरियम नवाज साहिबा के मातहत कर दिया गया। शायद इस बात से उनका दिल भी टूटा होगा, दिल आज़ारी हुई होगी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी होगी। अच्छा, और भी कुछ वजूहात थी या यही वजह थी, सच क्या है ये जानने के लिए खुद मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं शाहिद काका अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। सर सबसे पहले तो आपको पार्टी की मुबारकबाद हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे थे, बिलाखिर वो वक्त आ गया कि आपकी पार्टी अब मार्ज़े वजूद में आने लगी है, तो क्या ऐसा ख़ास होगा इस पार्टी में? विज़न की बात होगी, नए लोग होंगे जो बड़े विजनरी होंगे, पुराने लोग होंगे सियासत के लेकिन जिनका विज़न बड़ा ब्रॉड होगा, ऐसा क्या आप लोग करने जा रहे हैं जो पहले सियासतदानों ने नहीं किया? पहले सियासतदानों ने क्या किया, क्या दिया मुल्क को? आज हमारे हालात क्या हैं, और आज भी किसी को फिक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो हम कम से कम वो बात कर रहे हैं कि आप मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की मुश्किलात कैसे दूर होंगी, अवाम की फलाह कैसे होगी, नौजवान को उम्मीद कैसे मिलेगी। ये आज के सवालात ये हैं। क्या ये तीनों जमातें जो आज हैं इनके पास हल है? तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं माजी करीब में, दूर में मत जाएं। इसलिए आज एक नाकामी की दास्तान है। तो हमने सोचा कि हम इस नाकामी का हिस्सा ना बने, हम कम से कम मुल्क की बात कर सकें, ऐसे लोग हों जो सलाहियत रखते हों, जो क्रेडिबिलिटी रखते हों, इंटेग्रिटी रखते हों, और वो इकट्ठे होकर एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव आया है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम एक विजन दे सकें जो मुल्क को के मसाइल हल करे, मुल्क को इस सियासी जमूद से निकाले, इस माशी जमूद से निकाले, मुल्क को एक नया रास्ता दे और नौजवान की उम्मीद को बहाल करे। ठीक है, नौजवान जी। अच्छा, जब भी नौजवान का जिक्र किया जाता है, एक मखसूस सियासी पार्टी कहती है ये तो हमारे ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, एग्जांपल हमने सेट की थी। तमाम लोग जब भी बात करते हैं, खिताब करते हैं, नौजवानों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं और वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि इससे उनको कॉपी किया जा रहा है। कॉपी करने की बात नहीं है, ये हकीकत है कि आपकी 2/3 जो आबादी है वो 30 साल से कम है। तो जिस PTI ने भी वादे बड़े किए थे लेकिन डिलीवर कुछ नहीं किया, तो ये नौजवानों पे किसी की इजारादारी नहीं है, नौजवानों की उम्मीद पे, लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि पार्टी ये क्रेडिट लेने की कोशिश करती कि नौजवानों की बात उन्होंने शुरू की, फिर उसके बाद बिलावल ने भी शुरू कर दी, नून लीग ने भी शुरू कर दी, मरियम साहिबा ने भी। तो सारे इक़्तिदार में है ना, क्या कर रहे हैं नौजवानों के लिए, क्या किया नौजवानों के लिए, क्या कर रहे हैं नौजवानों के लिए? यानी आपके मुताबिक बात करते हैं, सिर्फ बातें ही हुई है ना। मुल्क क्या आज बेहतर हुआ है? क्या आज मुल्क के हालात बेहतर हैं?
सब इक़्तिदार में रह सर चुके हैं। किया तो नौजवानों के लिए, किसी ने लैपटॉप दिए नौजवानों को कि बैठ के यूज़ करें, और किसी ने सोशल मीडिया पे उनको लगा दिया कि यहाँ बैठे हैं और लोगों की पगड़ियाँ उछालें। तो फिर इस मुल्क के नौजवान मुल्क से बाहर क्यों जा रहे हैं? किश्ती लिबिया से चलती है, समुद्र में डूब जाती है, अक्सरियत पाकिस्तानी की है। ये अफसोस की बात है या नहीं है? क्या हमें फिक्र है कि क्यों नौजवान आज मायूस है मुल्क के मुस्तकबिल से? ये बात है। सियासत करना आपका आईनी हक है, जमात बनाना आपका आईनी हक है, बिल्कुल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम जाएंगे अवाम के पास, अपनी बात रखेंगे, हमें पूरी आपको उम्मीद किसी ने है। रोका था? आपने कहा ना कोई रोक नहीं सकता। जी अभी आपने कहा कि कोई भी नहीं रोक सकता, किसी मैं ने ये रोका? कह रहा हूँ ना, सवाल वैसे किसी ने रोका आपको? ये सवाल होता है कि क्यों जमात बना रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा आईनी हक है, ठीक है। मैं अब आपके पास जाऊँगा। आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा ना कि कोई नहीं रोक सकता, मैंने कहा शायद आपको किसी ने रोका। नहीं, कोई नहीं रोकता मुझे, किसी ने कोई कभी नहीं रोका। मैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ जो कहा जी मुझे काम करने नहीं दिया गया। मैं जो काम कर सका मैंने किया। जब आप वज़ीर आज़म थे, ठीक है, टेन्योर थोड़ा कम था, वो तो और भी वज़ीर आज़म के टेन्योर काफ़ी कम रहे हैं, आपका कम था, तो सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे आपको पाकिस्तान का क्या लगा था जिसको अभी भी हल करने की अशद ज़रूरत है, अभी तक हल तलब है? पाकिस्तान की बेपनाह मसाइल हैं और वक्त के साथ वो ज़्यादा पेचीदा। सबसे बड़ा मसला सर मईशत। देखिए, कोई एक बड़ा मसला नहीं होता जिसको आप अलहदा हल कर सकते हैं। आपको मजमूई तौर पर निज़ाम को दुरुस्त करना है। आपका सारा निज़ाम जो हुकूमत का है, अवाम के मसाइल के हल का है, जो मुल्क के हालात दुरुस्त करने का है, वो नाकाम हो चुका है। जब तक आप इसकी मुकम्मल इस्लाह नहीं करेंगे, जिसे कहें रेडिकल रिफॉर्म जिसे कहते हैं, मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये आपकी आज ज़रूरत है। ठीक। अच्छा सर, आपने जब नवाज शरीफ साहब से अपने रास्ते जुदा किए, तो यकीनी तौर पे एक ऐसा मोमेंट होगा, कोई एक ऐसा लम्हा होगा जब आपने सोचा कि बस अब नहीं, और आपने वो रास्ते जुदा कर दिए। काफ़ी देर तक शशो पंज में मुब्तला रहे, लोग परेशान रहे, कंफ्यूज रहे, जिसकी बहुत बड़ी वजह आपके बयानात भी थे। आप कहते थे मेरे लीडर तो अभी भी नवाज शरीफ साहब हैं। फिर अंदर से खबरें भी आती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक आप तस्दीक नहीं करें, तरदीद नहीं करें, तो खबरें वो हवा में होती हैं, ऑथेंटिक कंसिडर नहीं होती हैं। बहरहाल अब आपने एक पार्टी बनाई, काफ़ी देर से हम सुन भी रहे थे कि आप पार्टी बना रहे हैं, और अब इसका वजूद आएगा, मार्ज़े वजूद में ये आएगी। नवाज शरीफ साहब आज भी शायद आपको याद करते हैं, क्योंकि आप वफ़ादार सियासतदान रहे हैं। सुनने में आता है कि वो नहीं भूलते जो उनके साथ वफ़ा करता है। अभी भी आप तकरीर में आपका अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जाता है, बल्कि हम तक तो यहाँ तक खबरें पहुँची कि जब भी वो एक ऐसी महफिलें होती हैं, निजी महफिलें कह लें, प्राइवेट मीटिंग्स कह लें, वहाँ पर भी आपका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में करते हैं, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। तो हम तक जब खबर आती है उससे पहले आप तक आ जाती होगी। कैसा महसूस करते हैं? दो वजूहात हो सकती हैं, या तो आपको याद करते हैं, पछताते हैं, या वो चाहते हैं कि आप किसी तरह वापस आ जाएँ, या वो चाहते हैं आप ये नई पार्टी ना बनाएं। ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी के लीडर आपकी पार्टी से अभी से इनसिक्योर भी हैं, क्या वजह समझ आती है? नहीं, देखिए, ऐसी ये आपने ज़्यादा पेचीदा कर दिया। फिर याद करते होंगे मियाँ साहब एक वज़ेदार आदमी है, पूरी ज़िंदगी का मेरा रिश्ता है उनके साथ। ये छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, 35 साल का एक ज़ाती ताल्लुक़ है, इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ है, जो मुझे बहुत अजीज़ है। सियासत से अलहदगी सिर्फ एक वजह है कि मैं उस सियासत से एग्री नहीं करता जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया 2022 में। उससे पहले आप एग्री करते तो उसके बाद? उससे पहले जी, मैं उससे पहले के 35 साल के हर फैसले अच्छे बुरे में मैं शामिल हूँ, हर कामयाबी नाकामी में मैं शामिल हूँ। लेकिन एक वक्त आता है कि ऐसा फैसला होता है जिससे आप एग्री नहीं कर सकते, जैसा कि फिर आपके पास दो रास्ते हैं, या चुप होकर बैठ जाएं और बाद में पछताएं, या फिर रास्ता अलग कर लें। तो मैं उस सियासत का, आपने वैसे दोनों काम किए, पहले चुप होकर बैठ गए, फिर एक नया रास्ता इख्तियार किया? नहीं, मैंने रास्ता इख्तियार कर लिया था। मैंने मियाँ साहब को पिछले 1.25 साल पहले बता दिया था कि मैं अब पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो खैर वो आपस में बात होती है, वो आप उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता ना, वो करनी चाहिए। अच्छी बात है वो कर दें, नहीं अच्छी बात नहीं। देखिए, हमारा एक ज़ाती ताल्लुक है, मैंने अपनी वजूहात भी बयान कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने आपको कन्विंस नहीं किया? जो बात दो अफराद के दरमियान आपस में हो, उसको पब्लिक नॉलेज में नहीं रहना चाहिए। सर मैं तो सियासत से रिलेटेड पूछ रही हूँ ना, क्या आपने रिलेटेड हो या नो, मैं उसका हासिल मैंने आपको बता दिया ना, कि मैंने उनको कह दिया, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि मैं अब मुस्लिम नून से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, 2022 के में ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि उसके बाद आपने इक़्तिदार की सियासत है, मैं से आगे नहीं जाता। मैं हर कीमत पर कुर्सी की सियासत का हामिल की सपोर्ट नहीं कर सकता।
ये मुस्लिम लीग का फैसला है, उनको फैसला मुबारक हो, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं उसको खराबी समझता हूँ, वो खराबी आज नज़र आ रही है, तो मैं उसका हिस्सा नहीं बना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं किसी और जमात में नहीं गया, ना मैंने जमात बनाने का सोचा था। जमात बनाने का मामला जो है वो जब हुकूमत टूट गई उसके बाद जो हालात पैदा होना शुरू हुए, तो ये एक सोच थी, हमने एक सिलसिला शुरू किया था सियासी जमातों को जगाने का, जिसे रीइमेजिनिंग पाकिस्तान हम कहते थे, कि अल्लाह करे इनको समझ आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। लेकिन वो समझ आई नहीं, क्योंकि आज कोई जमात मुल्क की बात नहीं करती, सिर्फ कुर्सी की बात करती है, मुझे कुर्सी किसी तरह मिल जाए। तो बहरहाल वो वहाँ से मामला शुरू हुआ। फिर लोगों का ख्याल था दोस्तों का कि इलेक्शन से पहले बनाया जाए। मैंने कहा इलेक्शन से पहले बिल्कुल जमात मत बनाए, इलेक्शन से पहले जमातें जो बनती हैं वो उन पर इस्टेब्लिशमेंट की मोहर लग जाती है, और वो अक्सर बनाई जाती हैं इलेक्शन में मुफाद हासिल कर, कोई मकसद हासिल करने के लिए। तो जब इलेक्शन हो गए उसके बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, और हम किसी के पास गए नहीं, हमने जाके कोई लोगों को राज़ी किया आप आ जाएं जमात में, हमने ये बात नहीं की। हमने एक सोच रखी मीडिया के ज़रिए कि जनाब ये हमारी सोच है, ये हम कर रहे हैं। तो उस सोच की बुनियाद पे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, वो जमात में आज शामिल हैं। अब जमात हम लॉन्च करके उसके बाद हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना पैगाम रखेंगे, अपना रास्ता रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस बात को पज़ीराई हासिल होगी। कुछ नाम जो आप लेना चाहें जो ज्वाइन कर चुके हैं? उसमें सरदार मेहताब साहब हैं, उसमें राना ज़ाहिद तौसीर साहब हैं जो पुराने MNA भी हैं, नाज़िम भी हैं फैसलाबाद से, उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं या नहीं? नहीं, खोखर साहब अभी नहीं है, वो हमारे साथ थे, लेकिन वो अपने हल्के में मज़ीद मुशावरत करना चाहते हैं, मज़ीद वक्त उनको चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अभी ज्वाइन नहीं किया, उनको मज़ीद वक्त चाहिए, वो सोच रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे दबाव नहीं है किसी पर, और ना ही हमने किसी को इकट्ठा किया है। ठीक है। तो चौधरी निसार साहब? नहीं, निसार साहब नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप चाहेंगे कि वो हों? देखिए, हम तो बात करेंगे जो भी इस सोच से मुताबिकत रखता है, जो चलना चाहता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। ना हम कोई किसी की नाराज़गी किसी की है किसी जमात से, तो हमारा वो मकसद नहीं है। ठीक है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हो सकते हैं फ्यूचर में। ज़ुबैर साहब ने जमात छोड़ी है, उनसे भी बात करेंगे, अगर वो इस सोच से मुताबिकत रखते हैं तो यकीनन। अच्छा, मतलब तमाम पार्टियों से लोग जो हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ी हैं, वो इख्तलाफ रखते थे या जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकें? सिर्फ ये नहीं कि नून लीग के लोग? नहीं, ये बात नहीं है मैं कि हम जो इख्तलाफ रखते थे, अगर कोई हमारी सोच से इत्तेफाक रखता है तो उसके लिए हाजिर है। लेकिन शोहरत ज़रूरी है। ठीक है। कि आपकी शोहरत ऐसी ना हो कि जिससे लोग खाइफ हों, और सलाहियत भी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें हमारे साथ आज सलाउद्दीन साहब हैं जो MKM के MNA थे कराची से, वो भी हमारे साथ हैं। जावेद बासी साहब सेनेटर जो थे वो भी हमारे साथ हैं। ये कोई नाराज़ लोगों की जमात नहीं है कि हम नाराज़ हैं तो हम बैठ जमात बना ली है, एक मकसद की जमात है। और इसके अलावा हमारे साथ जो आज 17 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसकी अक्सरियत जो है वो लोग सियासत में नहीं है, लेकिन अपने शोबे के अंदर वो एक मुनफरद हैसियत रखते हैं। ठीक है। चलिए, नाराज़ का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना शायद वाकई गलत होगा, लेकिन मायूस कह सकते हैं जो वो करना चाहते थे अपनी पार्टियों में रह के। अब सर, आपका करियर 36 साल, मतलब कम अरसा नहीं होता, आधी से ज़्यादा उम्र आपने दे दी, बाल सफ़ेद कर लिए, जिसमें से 35 साल आप एक पार्टी के साथ वफाओं का सिलसिला निभाते रहे, 1 साल से आप अलग हैं, तो चले 36 साल टोटल करियर। इसी तरह बाकी लोगों का भी करियर है, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, तो वो कहीं ना कहीं जो नहीं कर पाए, एक मायूसी का एलिमेंट तो है ना, वो अंसर तो है ना, उससे तो अग्री करेंगे। सिर्फ मायूसी काफ़ी नहीं है ना। ठीक है। आपको इस सोच से इत्तेफाक करना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए सियासत कर रहा हूँ। सिर्फ नाराजगी या कोई कुर्सी ना मिली हो तो ये अच्छा सर, फिर एक सियासत नहीं है। अच्छा, आपने नौजवानों का जिक्र भी किया, आपने निज़ाम का जिक्र भी किया, आप खुद भी एक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, फिर आप विजन की बात भी कर रहे हैं, मकसद की बात भी कर रहे हैं, सोच की बात भी कर रहे हैं। तो निज़ाम की जब बात होती है तो जितने भी सीनियर सियासतदान जिनसे बात करने का मौका मिलता है वो कहते हैं निज़ाम की को तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या वाकई ये बड़ा आसान होगा? जो भी आपकी पार्टी का मकसद है उसके लिए निज़ाम को चेंज करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा? चैलेंजिंग होता है, कोई काम आसान नहीं होता। जो आसान काम होते हैं वो हो चुके होते हैं, मुश्किल काम हमेशा वक्त लगता है और उसमें बड़ी आपको अपोजिशन आती है, चैलेंजेस आते हैं। तो यही वही काम होते हैं जिनसे मुल्क आगे बढ़ता है। आज हम अगर मुकम्मल रिफॉर्म नहीं करेंगे, इस्लाह नहीं करेंगे मामलात की, तो मुल्क आपका आगे नहीं चलेगा। चले हम भी आगे चलते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बादशाह मेरे साथ मौजूद हैं और भी बहुत से आम सवाल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इस तरह पार्टी तो बना रहे हैं और आपने विजन के हवाले से भी बात कर ली। ब्रेक से पहले जो नाजरीन अभी नहीं देख रहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। माजी में हमने देखा कि कुछ पार्टियाँ बनी, जैसा कि अगर मैं याद करूँ नेशनल पीपल्स पार्टी, उसमें वो लोग थे जो कि जिनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अंकल कहती थी क्योंकि भुट्टो साहब के पुराने साथी थे। मुझे याद है मौलाना कौसर न्याजी साहब थे, मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब थे। लेकिन सर ऐसी पार्टियाँ क्या मतलब मुस्तकबिल नहीं बना सकी? तो फिर जब हिस्ट्री या माजी की बातें की जाती हैं, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो आप भी ऐसी बातें सुनते होंगे कि अक्सर ही होता है कि पार्टियाँ जब बनती हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। आते बड़े एंथुसिज्म के साथ हैं, बड़ी एनर्जी के साथ हैं, उनका राइट भी होता है, बड़ा होमवर्क भी किया होता है, मकासद भी बड़े क्लियर होते हैं, विजन भी बड़ा ब्रॉड होता है, लेकिन नज़र नहीं आती मुस्तकबिल में कहीं। जिन जमातों का आप जिक्र कर रहे हैं किसी सोच पर नहीं बनी थी, वो किसी नाराज़गी में बनी होंगी, किसी के मुखालफत में बनी होंगी, लेकिन उनकी इसलिए आप बार बार क्लियर करें कि नाराज लोग इसमें नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक लोगों का ग्रोह है, लोगों का ग्रोह है जी। हम इकट्ठे हैं, ये हम 8 इधर बैठे हैं इलेक्टेबल, 9 इधर बैठे हैं, 17 हो गए, मैं 18वां हूँ, तो पार्टी बन जाती है। वो पार्टी हमेशा नाकाम रहती है। पार्टी एक सोच पर होती है, उस ग्रास रूट से ऊपर आती है। तो हमारी ये कोशिश है। ठीक है, आपकी ये कोशिश है, यानी बस ये उसका ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते हैं, क्योंकि तुम भी उससे नाराज हो, मैं भी उससे नाराज हूं। ज़्यादातर पार्टियां जो बनी हैं, अगर आप 85 के बाद देखें, 85 के बाद जो जमातें बनी हैं, वो इलेक्शन के लगभग एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है खास मकासद के लिए। ठीक है, लंबी फहरिस्त है उनकी, तो हम उसके अंदर भी शामिल नहीं। सर एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी कि जो आता है या जो जाता है जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया। अब ये इलेक्शन के वाले से भी 45, 47 की कहानियाँ आपके सामने, आप तो चूँकि पुराने सियासतदान हैं, ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं लगेगा, आप उसके लिए तैयार हैं? जी जरूर लगाएं। एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बन गई। आपका काम है इल्ज़ाम लगाना, आप इल्ज़ाम लगाएं, हमारा काम है जवाब देना। हकीकत ये है कि अभी आपने क्लियर किया ना ब्रेक से पहले, मैं ज़रा दोहराना चाहूँगी जिन नाजरीन अभी लगाया बोल न्यूज़, आपने कहा कि इलेक्शन से पहले इसलिए नहीं बनाएगी कि जो पार्टी इलेक्शन से पहले बनती है उस पर तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लग जाता है। और आपने सिर्फ इस इल्ज़ाम से बचने के लिए पार्टी नहीं बनाई। ये हकीकत भी होती है कि वहीं पर जमातें बनती हैं। सिर्फ इस इल्ज़ाम से बचने के लिए आपने ये थोड़ा डिले किया, इलेक्शन से पहले नहीं? मुझे इलेक्शन नज़र आ रहा था कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे, इसलिए आपने अंधा भी जानता था कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट होंगे। सर आपकी साबिक पार्टी हुकूमत में है, मैं बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं। ये पाकिस्तान में अंधे को भी पता था इलेक्शन से 2 महीने पहले के रिजल्ट यही होगा। रिजल्ट आ गया। तो आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? आप मैं सब ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं तो आप हर एक आदमी को आप इस रिजल्ट पे खुश नहीं? आप कहें मुझे इल्म नहीं था। नहीं आप कह दे मुझे पता नहीं। कह देना टीवी बता दे। आप सीनियर है, आपके सामने हमारी फिजा को पता नहीं था कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा। हम कहाँ ये गुस्ताखी कर सकते हैं, आप बड़े हैं, आपने कहा कि ठीक है। अच्छा चले सर ये बताएं कि आप चाह रहे थे कि ये रिजल्ट ना हो? नहीं, मेरे चाहने से मैं तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं था ना। मैं तो सबके लिए दुआ गो था, अल्लाह सबको कामयाब करे, मुल्क को कामयाब करे। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनके हवाले से तो बड़ी खुलकर बात होने लगी है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म है। फिर जब डेप्यूटी वज़ीर आज़म साहब की एंट्री होती है, इसहाक डार साहब जो कि सबको पता है नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, तो वो एक तासुर बड़ा क्लियर हो गया कि नून और शीन की जो बातें होती थी उस पर स्टैंप लग गई, मोहर लग गई। आप इस बात से एग्री करते हैं? ना मैं कभी नून का सुना है ना कभी शीन का सुना है। मुस्लिम लीग के रूए रवा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुल्क को चलाने वाला वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म जो होता है अपनी जमात का ताबे होता है। डिप्टी वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कानूनी हैसियत है ना उसकी अखलाकी। यानी आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की स्टैंप पे कानूनी हैसियत या आईनी हैसियत नहीं है? उनकी कानूनी हैसियत बतौर वज़ीर ख़ारजा है। ठीक है, मैंने कोई कानून ऐसा नहीं देखा, ना आइन देखा है जिसमें डिप्टी वज़ीर आज़म हो, ना ही वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात किसी और को दे सकता है। तो ये फिर ओहदा दिया क्यों गया? मुझसे नहीं पूछे, माजी में भी डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं। सर आप वज़ीर आज़म रहे हैं, एक सीनियर सियासतदान मेरे सामने बैठा हो तो मैं तो शागिर्द बन के पूछूंगी भी, समझूंगी भी, कोशिश करूंगी कि मेरे प्रोग्राम से जो समझना चाहे वो आपसे समझे। तो मैंने डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया ना, तो समझ लें। तो अभी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपका सियासी पूछे ना, आप एक ओहदा बना रहे हैं जिसकी ना कानूनी हैसियत है ना आईनी हैसियत है, ना उसकी कोई जरूरत है। क्या समझ आती है ना, आप तो सियासत को जानते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं किसी और की वजूहात पे नहीं, भाई उनका शौक है, उन्होंने बना दिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन आपने कहा कि हैसियत कोई नहीं है इसकी।
भाई मुझे तो, मैंने कानून सारे देखे हैं ना, कोई उसमें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा कहीं है नहीं हमारी हुकूमत के अंदर। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, उसकी क्या वजह समझ आती है? क्यों तनकीद हो रही है? कि उन्होंने हलफ नहीं लिखा, हलफ के बगैर वजीर बने हैं, क्या वो सेनेटर नहीं है? वोट मिला तो हाँ, सेनेट में फिर वोट सेनेट में किसने बनाया उनको? हाँ। अब सेनेट में फिर तनकीद भी हो रही है जी, फिर तनकीद भी हो रही है। गुंजाइश नहीं है। अगर आपने वजीर नहीं रखना, निकाल दें उनको। वजीर तो वज़ीर-ए-आज़म बनाता है ना, उसकी मर्जी पे, उसके प्लेयर पे, जिसे कहते हैं वजीर जो होता है वज़ीर-ए-आज़म के प्लेयर पे काम करता है। कुछ लोग खुलेआम गिले शिकवे भी कर रहे होते हैं। समझ याद है राना सनाउल्लाह साहब ने उनका नाम लेके बड़ा खुल के गिला शिकवा किया था और बताया जाता है कि उनके इख्तियारात तो एक वजीर से भी ज्यादा हैं। ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? ये गिले शिकवे फिर अवाम के सामने नहीं करने चाहिए, बाहर अंदर बैठ। यहाँ तक कहा गया था, मुझे जहाँ तक याद है, कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होते शायद मोहसिन नकवी साहब होते। उनको बना दें वज़ीर-ए-आज़म, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है किसी पर। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, अल्लाह उनको तौफीक दे। अच्छा, अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते तो अच्छे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे वो? मैं उनको नहीं जानता इतना, लेकिन वो अच्छे हो, सारे ही अच्छे हैं, कौन सा बुरा? वज़ीर-ए-आज़म आज तक कोई बुरा बना नहीं है। सर, मैं सिर्फ तनकीद की वजह पूछना चाह रही हूँ कि मतलब पार्टी का ही कोई पुराना बंदा हो। क्या कह सकता हूँ जी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। जमात अपने ही सेनेटर पर, अपने ही वजीर पर तनकीद कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, जिसको आपने खुद वोट दिया। मैं तो नहीं तनकीद करूंगा। यानी आप अपने वोट पे तनकीद कर रहे हैं ना, कि आपने आप अपनी चॉइस पे तनकीद, एग्जैक्टली अपनी चॉइस पे तनकीद कर, जो कि गलत हो रहा है। ठीक है। अच्छा सर, ये मकसूद नहीं, गलत सही नहीं है, आपकी मर्जी करें ना, ये आपका हक है, तनकीद करने में कोई बुराई तो नहीं है। तो फिर वोट ना देते ना भाई, वो वोट दे दिया ना, वो नहीं बोलना चाहिए उनको वजीर, तो बस ठीक है, तनकीद कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, ये मखसूस नशिस्तों वाले मामला, इसका ऊँट किस करवट बैठता देख रहे हैं आप? ये ऊँट नहीं है, ये कानून है, और बड़ा, मेरी नज़र में कानून बड़ा वाज़ेह है। ठीक है कि आपने अगर 20% सीटें जीती हैं कौमी असम्बली की, तो आपको 20% नशिस्तें मिलेंगी ख्वातीन की। ठीक है, ये बात मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। आपको 21% सीटें नहीं मिल सकती, 22% नहीं मिल सकती, आपको अपनी 20% मिलेंगी। अगर किसी की सीटें आप उसको नहीं दे रहे किसी वजह से, उसने लिस्ट नहीं दी, वो सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का बड़ा शोर मचा हुआ है, लेकिन कौन सी प्राइवेटाइजेशन? पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, वो तमाम जो कौमी स्टील इदारे मिल हैं प्राइवेटाइज हो चुकी है। जो कौमी जी कौमी असासे जो है, कौमी सासे जो मिलकर आपको हर साल 1 अरब का नुकसान करते हैं। सर, जो दायरे खसारे में जा रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जैसे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। जी। ये स्टील मिल बंद हो चुकी है, शायद खबर नहीं मिली पाकिस्तान के अवाम को। स्टील मिल 2015 से बंद है। उसके मुलाजमीन जो हैं वो, उनको तनख्वाह मिलती रही है, वो फारिग हो गए, किसी को निकाला नहीं गया। आज भी बजट के अंदर 2-2.5 अरब उनकी तनख्वाह रखी जाती है, वो वक्त के साथ कम होती जा रही है। तो स्टील मिल जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, जिस पर मेरी राय नहीं, तो फिर ऐसे चलेगा सिलसिला? नहीं, क्या चलेगा? मतलब आप उसकी ज़मीन है, वहाँ पर एक्सपोर्ट जोन बनाएं, वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करें। स्टील मिल के बगैर भी पाकिस्तान चल रहा है ना। वो स्टील मिल चलने वाली नहीं है, एक ऑब्सोलीट यूनिट है इंडस्ट्रियल, उसको आप ऐसे ही, हमने उसको बना लिया है। पीआईए जो है, पीआईए खसारे में चलता है। आप प्राइवेट सेक्टर मौजूद है, तो आप पीआईए को बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको बेच दें। सर, अब ये देखिए ना, ये 1200 अरब रुपए का तकरीबन सालाना टीका लगता है कौमी ख़जाने को इन सफ़ेद हाथियों की वजह से जिनको पाला हुआ है। अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो वाकई इसमें क्या गलत है? प्राइवेटाइज हो जाते हैं। अब आप देखें, आप बैंक्स के एग्जाम्पल ले लें, जैसे एमसीबी की, चले मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जिसको भी प्राइवेटाइज किया गया, हम सक्सेस स्टोरी के तौर पे उनको अब जानते हैं। एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन, मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया ना। जी एग्जांपल दे रही हूँ। एमसी की प्राइवेटाइजेशन 1990 में हम 3 लोग थे, सेनेटर सईद कादिर साहब, शमीम अहमद साहब सेक्रेटरी थे, और मैं तीसरा आदमी था। ठीक है। आज तक नैब की इंक्वायरी चल रही है। 1990 और आज 2024 है, नैब की इंक्वायरी चल रही है कि गलत प्राइवेटाइज हुआ है। नैब उस वक्त बना नहीं था, नैब उसके 10 साल बाद बना है, और नैब इंक्वायरी कर रहा है। मंशा साहब ने जो शेयर दिया था, जो बिल्कुल एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन थी, वो $3 के बराबर रुपए में लिया था उस वक्त। आज उस शेयर की वैल्यू 60 सेंट है, 5वां हिस्सा रह गया शेयर की वैल्यू।
कामयाब प्राइवेटाइजेशन थी, हुकूमत को सही कीमत मिली, आप इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं। आपने जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो तो आप कर नहीं रहे। आप मुझे पूछे कौन सी प्राइवेटाइजेशन करनी है? कौन सी? डिस्कोर्स। आपके मुल्क का मसला आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी आपने कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की। सब जो आप 1200 अरब की बात कर रहे हैं ना, वो नुकसान सारा उनके अंदर है, वो पीआईए में नहीं है। पीआईए तो 100-125 अरब का नुकसान करता है, स्टील मिल 2-2.5 अरब का नुकसान करती है, रेलवे 50-60 अरब का नुकसान करती है। सारा नुकसान जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में है, जिसने पाकिस्तान की तमाम कंपनियों को बैंकरप्ट कर दिया है, इस मुल्क की आवाम को गरीब कर दिया है। जब एक चीज़ क्लियरली पता होती है कि एक चीज़ आपके खसारे में जा रही है, नुकसान है, कौमी ख़जाने पे बोझ बनी हुई, कर्ज़ों पे कर्ज़े हम ले रहे हैं, हर पाकिस्तानी कर्ज़ा उतार रहा है। अब देखने कि टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। इस बार आपने देखा होगा बजट में जो सैलरी तबका है उसको पीस दिया गया दबा के। आप बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ से आप टैक्स नहीं लेते, जहाँ से लेना चाहिए, वो बरीजुमा हो जाते हैं। और बेचारा सैलरीड तबका जो कि मिडिल क्लास तबका है, जो मेहनत करता है, वो सफ़र करता है। फिर आपने जैसे कि खुद ही बताया कि यहाँ से लोग जा रहे हैं। अभी पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है कि जितने लोग गए हैं पाकिस्तान से, इतने कभी भी नहीं गए हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत से यूनिवर्सिटी के जो साथ मेरे पढ़ रहे थे, या उसके अलावा भी मेरे जो दोस्त थे, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो सर वो सफ़र करके चले गए। कोई यूके में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई यूएसए में बैठा हुआ है, कोई दुबई चला गया है, कोई फुजारा चला गया है। जी सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, अखराजात हम पूरे नहीं कर सकते, पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। अपने फ्यूचर के लिए चले गए, पहले यहाँ पे अंग्रेज़ी वाला सफ़र करते रहे, फिर टिकट पकड़ा, वीज़ा अप्लाई किया, टेस्ट दिया और वहाँ पे उर्दू वाला सफ़र करके चले गए। तो नुकसान तो हमारा है कि एसेट हम अपने तैयार करते हैं, हमारे लिए वो काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं वो वहाँ जाके काम करते हैं। तो ये चीज़ें सही किसने करनी? आप उनके लिए मौके पैदा करेंगे तो कल वापस आ, तो रोज़गार के मौके कौन पैदा करेगा? ये बात है, इस हुकूमत करेगी। जिस हुकूमत में सोच हो, फिक्र हो, जिसको समझ हो कि हमने करना क्या है। आपने इस्लाहात करनी है। आपने एक पैसे की इस्लाहात इस बजट में नहीं की। हुकूमत का काम है कि मुकम्मल तौर पे निज़ाम को बदले, टैक्स के नेट को बढ़ाए। हमने कुछ नहीं किया। बढ़ाते हैं ना सर, सैलरी लोगों पे लगा देते हैं ना। नहीं, ये तो आपने 4000 अरब के इजाफी टैक्स उन्हीं पे लगा दिए जो टैक्स दे रहे थे बेचारे ऑलरेडी। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। ये बजट तो मैं भी आपके लिए बना सकता हूँ। अब आपको इस्लाहात करनी है, आपको निज़ाम को बदलना है, अपने अखराजात कम करने हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है। उसकी तो बात कोई नहीं करता। तो प्राइवेटाइजेशन फिर आप आगे होती नहीं देख रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन जिनकी करनी चाहिए उसको तो आपने शुरू भी नहीं किया। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। चलिए शायद आपकी बात सुनने के बाद शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान का नहीं, मैं तो ये बात उनको कई सालों से बता रहा हूँ। सर आपको जवाब में ये कह देंगे कि फिर आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि फिर वो साथ आपको, जब आप वज़ीर आज़म थे, ये बात आपके हवाले से अक्सर की जाती है। और मैं आपके सामने कहना चाहूँगी बड़ी माज़रत के साथ कि आपके बारे में कह दिया जाता है कि क्योंकि जी एयर ब्लू आपकी है, इसलिए पीआईए की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। एयर ब्लू मैंने शुरू की थी। जी जी। 10 साल चलाई। 10 साल चलाई। जी जी। मैं छोड़ के आया। जी जी। जब 2013 में आया तो मुझसे मीटिंग में पूछा गया कि आपका पीआईए के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ बतौर एक प्रोफेशनल के जो इस इंडस्ट्री को जानता है कि इसको जितनी जल्दी प्राइवेटाइज कर दें, वरना आपका $1 मिलियन योमिया नुकसान होगा। ठीक है। मुस्लिम लीग नून के 5 साल में पीआईए का नुकसान हर दिन $1 मिलियन था। ठीक है। उसके बाद में कोविड में थोड़ा कम हुआ, आज भी $1 मिलियन चल रहा है। तो मैं प्राइवेटाइज करता तो आप कहते देखें जी अपनी कंपनी को फायदा देने के लिए। मेरी कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, वो मेरी भी नहीं है। तो मेरा आज भी मशवरा पीआईए के बारे में ये है, इसको प्राइवेटाइज कर दें। हुकूमत के शोबे में अगर आप बैंक नहीं चला सके, सीमेंट नहीं चला सके, फर्टिलाइज़र नहीं चला सके, गाड़ियों के कारखाने नहीं चला सके, सुई के कारखाने नहीं चला सके, रोटी के प्लांट नहीं चला सके, आप एयरलाइन भी नहीं चला सकते हैं। ठीक। रेलवे के बारे में क्या कमेंट है आपका? रेलवे के बारे में हमने कमेंट महफूज रखूंगा। उसकी वजह से सादर रफीक साहब मेरे भाई नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि सच बोल देते हैं आप। जी, मैं सच नहीं, मैं जो मेरा तजर्बा उसके मुताबिक बोल देता हूँ कि रेलवे जिस हालत में है, जिस तरह हम चलाते हैं, हुकूमत के तहत रेलवे नहीं चल सकेगी। आपको इसको भी प्राइवेटाइज करना सर वैसे आने वाले दिनों में ना मोहम्मद जुबैर साहब की तरह मुझे उनका झुकाव भी आपकी तरफ लगता है। किसका? सादर रफीक साहब का।
नहीं देखिए, साथ में साहब मेरे भाई हैं, मुझे वो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो वजीर रही हैं रेलवे के 2 दफा। नहीं मैं वैसे कह रही हूं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। रेलवे का कोई हल नहीं है, रेलवे को आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ठीक, ये प्राइवेटाइजेशन ही हल है ना आपके मुताबिक? जी, उसके अलावा कोई हल क्यों और है तो बता देना। 70 साल में जहाँ पर अंग्रेज रेलवे छोड़कर गया था, आज उससे रेलवे बहुत कम है। 70 साल में रेलवे जवाल ही आया है रेलवे पर। ठीक है जी। सर, ये बानी चेयरमैन पीटीआई, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उनका मुस्तकबिल, वो एक इंसान है, एक पॉलिटिकल लीडर है, उनके फैसले अवाम करेंगे। ये अल्लाह ताला फैसले करता है, ये अवाम करते हैं। मैं क्या पेशन गोई कर सकता हूँ? लेकिन फिर भी अंदाज़ मैं क्या, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी है, मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया कि हम हर चीज़ को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के क्यों पेश कर देते हैं? अब यानी वो ये कहते हैं कि जी मुझे जहाँ पे रखा गया वो डेथ सेल है, वहाँ पे पंखा बंद होता है तो वो बिल्कुल लगता है कि ओवन बन गया है, और मुखालिफिन ये कहते हैं कि आपको तो 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। सॉरी टू से, ना ही वो डेथ सेल है और ना ही वो 5 स्टार होटल है, वो एक जेल है। तो या तो बढ़ा के उसको 5 स्टार होटल कह दिया जाता है, या उसको बिल्कुल कह देता है डेथ सेल है। ये क्यों? इमरान खान साहब वही है जब मैं था। अच्छा, उसी जगह पे आप उसी जगह पे रहे हैं? उसी जगह पे। तो आप जरा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। डेथ सेल था या 5 स्टार होटल था? क्या होता है आप मुझे बताएं, जो इमरान खान साहब उस जगह को डेथ सेल कह रहे हैं या उनके हामी कह रहे हैं? ये जो कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं, सजाए मौत के कैदी हैं, ये वही जगह है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने 3 सेल अलहदा करके ख़ास जगह बनाई थी जहाँ मुझे रखा गया था। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो आज ये कहते हैं कि 5 स्टार होटल में है, तो मेरी गुजारिश है उनको भी 5 स्टार होटल एक दिन रखें। ये किसी पर ये बात, ऐसी बेहुदा बात करना मुनासिब नहीं है। एक आदमी को जेल में आपने डाल दिया, कन्विक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। किसी की तकलीफ पर खुशी मत मनाएं। ठीक है, यानी अगर वो डेथ सेल नहीं है तो 5 स्टार होटल भी नहीं है, ये भी गलत बात है। 5 स्टार होटल क्या ताना देते हैं? आज से 6 साल पहले तक डेथ सेल का हिस्सा था। वो 3 सेल हैं, उसके आगे 15 और सेल हैं, उसमें सब सजाए मौत के कैदी हैं। ठीक है जी, बस बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी और अहम कामयाबी सामने आई है। टीटीपी ख्वारिज की दिफाई शुरा का सरबरा दहशतगर्द खारिजी कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि टीटीपी के कमांडर नसरुल्लाह उर्फ जो मौलवी मंसूर है, उसको इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया। और बलोचिस्तान में टीटीपी ख्वारिज और जो BLA मजीद ब्रिगेड के जो गठजोड़ हैं, उनसे दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ हैं, उनके जो अड्डे हैं वो बनाने का मंसूबा भी नाकाम हुआ। और ये जो दहशतगर्द हैं, खारजी दहशतगर्द नसरुल्लाह, उसके शुरबा इंकशाफात सामने आए हैं। और ये भी कहा गया कि TTP बनने से पहले बैतुल्लाह महसूद जो हैं, उनके प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में वो कहते हैं जी मैं हिस्सा लेता रहा था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन जो ज़रब अज़ब है, उसके दौरान अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया था। और इसके साथ साथ जो इंकशाफात सामने आ रहे, जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की पोस्टों पर तकरीबी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। अच्छा, गिरफ्तारी के वक्त TTP शूरा के दिफाई कमीशन के सरबराह के तौर पर यह काम कर रहा था। और उनका कहना है कि जी मैं तमाम जो अस्करी माली इंतजामी अमूर को मरकजी तौर पर कंट्रोल भी करता रहा हूँ। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह के ये तमाम जो इंकशाफात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही के साथ BLA मजीद ब्रिगेड और TTP ख्वारिज का इल्हाक करवाया, ये इंकशाफ भी किया जी गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह ने। इसके साथ साथ BLA और TTP का जो इत्तेहाद है वो रॉ की ख्वाहिश है, ये भी इंकशाफ किया गया। और रॉ का मकसद क्या था जी? बलूचिस्तान खुजदार के इलाके में जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं वो बनाए जाएं। और इसके साथ साथ CPAC को भी सबूताज करना मकासद में शामिल था। इसके साथ साथ उन्होंने जो इंकशाफात किए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और TTP का जो तमाम पैसा है वो रॉ से आता था, ये भी कहा गिरफ्तार कमांडर ने। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी कामयाबी है
ये जो गिरफ्तारी है, और फिर इसके बाद जो आपने इंकशाफात सुने ये भी आपके सामने है, और सुनने में आ रहा है ये बड़ा एक ख़ास ऑपरेशन था, पेचीदा कह लें, इंतहाई पेचीदा मुश्किल तरीन ऑपरेशन जिसके ज़रिए इसको गिरफ्तार किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखें डॉक्टर फिजा, एक तो बात यह कि बहुत बड़ी कामयाबी है और इंडिया के मुंह तमाचा इसलिए कि तमाम एफर्ट जो बलूचिस्तान में जो कुछ करना चाहते थे वो नाकाम है। ये कमांडर नसरुल्लाह एक बहुत बड़ा जो है वो टीटीपी का लीडर था, नूर वली के मसूद के साथ था, उनके दफाई अमूर में, उसके बाद हमारी चेक पोस्टों पर, डेरा इस्माइल खान में, नॉर्थ पाकिस्तान में, हर जगह ये ऑपरेट होता है। बाद में इसको टास्क दिया गया था कि जी आपने मजीद ब्रिगेड जो है बलूचिस्तान में BLF के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है टीटीपी को काम करने। मेन मकसद ये है कि बलूचिस्तान में CPEC नहीं बनाने देना चाहता इंडिया, रॉ और दूसरी हॉस्टाइल एजेंसीज। ये इनका टास्क था जो नाकाम हुआ है। और अंदर से मजीद ब्रिगेड जो है ना BLA ये भी नहीं चाहते टीटीपी वहाँ पर आए, बिकॉज दे वांट कि बलूचिस्तान में लूट मार जो भी करनी है ये खुद। ठीक है। टास्क ये भी थी कि लोगों को, बच्चों को अगवा करते हैं, अफगानिस्तान ले जाते हैं और फिर मिसिंग पर्सन में शामिल करते हैं, और वो एक पाकिस्तान पे एक नया सिक्योरिटी फोर्स पे इल्ज़ाम तराशी होती है जो हमेशा गलत साबित हुई है। ईरान में जब ड्रोन अटैक मारा तो जो बंदे मारे गए, हमारे लोग ने आपके सामने सामने गए, हमारे साथी मारे गए हैं, हमारे मिसिंग पर्सन थे। इसी तरह जब आप गवादर में एक हुआ, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर मारा गया तो उसकी बहन ने कहा जी हाँ जी मेरा भाई, जबकि मिसिंग पर्सन में शामिल था। ये तो एक भांडा फूट चुका है। ठीक है। अब बात ये इस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये काबुल में इंडियन एम्बेसी में नूर वली मासूद, बशीर ज़ेब जो मजीद ब्रिगेड कमांडर है, ब्रिगेड का कमांडर है, और उसके बाद ये सब वहाँ पर मिलते थे, फंडिंग, रिकॉनेसेंस, टारगेट्स, एवरीथिंग ये उनको वहाँ पर इंडिया को क्रॉस कर रही है। मकसद ये है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए और पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की ना हो, पाकिस्तान IMF वर्ल्ड चक्कर में फंसा रहे और अपने मुल्क में हम तरक्की ना CPEC ना बना सके। ये टारगेट था जिसको इन्होंने पकड़ के ये कर दिया। उसने आके बताया कि किस तरह हम लोगों से ज्यादती, मसूद बच्चों को ये लड़ाई में नहीं डालते। नूर वली के मसूद के 9 बच्चे, एक उसने TTP में नहीं डाला। ठीक। मसूद ट्राइब के लोगों को आके रखते हैं, दूसरे ट्राइब को मारते हैं। यही वजह है कि अब इनमें फूट पड़ रही है। आपने देखा कि अभी कुनार में मारा गया इनका एक कमांडर, इनके अपने लोगों ने मारा, क्योंकि अब इनके जूनियर जो लोग हैं उनका इत्मीनान खत्म हो गया। कमांडर इन्होंने इनको आपस में मारना शुरू कर दिया। ठीक। फियर ऑफ अननोन, परेशान हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। इसलिए पाकिस्तान ने ये जो अज़्म इस्तेकाम है ये स्टार्ट किया है, ताकि इसको उन्होंने सबसे बड़ी ये बात उन्होंने इसमें ये कही गई है कि ये हम लड़ाई तो करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम इकट्ठी खड़ी। सही। हुकूमत को ओनरशिप करनी पड़ेगी। आप करते ये हैं कि फ़ौज को धकेल देते हैं और फिर पीछे हट के तमाशा देखते हैं, सारा ब्लेम फ़ौज पे डाल देते हैं। इस दफ़ा डिसाइड किया हुआ कि पूरी कौम खड़ी होगी। ठीक। हुकूमत से अच्छा ये और उसके बाद ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी अज़्म इस्तेकाम है, ये जो ऑपरेशन है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि अभी तो ये शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि अभी से तनाज़ात या प्रोपेगेंडा इसका सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे। फिर आप ये देखेंगे KPK के वज़ीर आला, मतलब एक सूबे के वज़ीर आला साहब अली मीन गंडापुर साहब ने एपिक्स कमेटी में जी फैसला नहीं हुआ था, ये नहीं बताया गया था, वो नहीं बताया, ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी बाहर आके। इसका क्या आपको वजह समझ आती है? क्या इरादे हैं इनके गंडापुर साहब? देखिए, एक बहुत अफसोस की बात यह है, इट इज ऑन गोइंग ऑपरेशन। आप कितनी फौज शहादत दे चुकी है, कितने सिविल आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, कितने हमारे सिविलियन पश्तून भाई, बलोच भाई हमारे नुकसान हुए। सो ये सबसे ज़्यादा इनको कंसर्न करता है कि इनको फुल सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ सपोर्ट भी करना चाहिए और साथ ये भी देखना चाहिए कि आप क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल्स नेटिव ऑफ द एरिया होते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें देयर इज़ नो हार्म। अभी तो हुकूमत ने फैसला किया कि हमने करना है, अब इसके खद्दुखाल बनेंगे, आपको असेंबली में ब्रीफ किया जाएगा, आपको सेनेट में डिबेट होगी, आपकी हो सकता है कि आपको कैमरा को ब्रीफ सिक्योरिटी फोर्सेस करें कि हम क्यों करना चाहते हैं ये। इट इज़ नॉट अ सेपरेट ऑपरेशन। इसमें सदीब से ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उनको जदीद आलात दिए जाएंगे, जियो फेंसिंग होगी, फ्रंजिंग एनालिसिस किया जाएगा
उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग की जाएगी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी, काली प्लेट गाड़ियाँ आती हैं, एंट्री होती है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी ताकि इसको और मौसर इलाज में अच्छे तरीके से इसको कामयाब किया जा सके। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इस ऑपरेशन के हवाले से जो सियासी बयानबाजी है इसका सिलसिला रुक जाना चाहिए, तमाम लोगों को एक पेज पर होना चाहिए? 100%। और सेकंड ये है कि आप इसमें सपोर्ट करें, डोंट गिव इम्प्रेशन इस टेररिस्ट के जी केपीके गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग के फेवर में है, नहीं है। देशुरी तो आपको सबसे, आप मुझे बताएं, फौजियों को मार रहे हैं, आपके सिविल फोर्सेस को मार रहे हैं, आपके केपीके के लोगों को मार रहे हैं, क्या हम बैठ जाए और मेरिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है? जो भी इसमें आएगा, जो इस रास्ते में आएगा, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है जी। जो भी इस ऑपरेशन में दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।